जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग सीटेट की चर्चा कर रहे थे। आखिर सीटेट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों को किस तरह आसानी से बनाया जा सकता था, इसी की चर्चा कर रहे थे। 2023 2022 में पूछे गए सवालों को हमने देखा था। अभी जो हमने सवाल लिया है ये 2022 2021 का सवाल है और सीडीपी का सवाल है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो सवाल है, उस सवालों को किस तरह आसानी से बनाया जा सकता है। खास करके ये सवाल हमने लिया है जो कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 में जो सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं सवालों को हमने लिया है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हम किस तरह सवाल को आसानी से बना सकते हैं, उसी की चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ सवाल है। पहला सीडीपी का सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सही यानी सबसे उपयुक्त कथन चुनिए। अब सवाल है यहाँ पे, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। यानी कि कक्षा को और अर्थपूर्ण बनाने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विद्यार्थियों की सहायता करना चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाए, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को उसके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। यानी कि कक्षा को अधिगम को और प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए कि यानी कि कक्षा को प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए। नहीं, ये नहीं होगा। वर्गीकृत करने की बात प्रायः नहीं की जाती है। कमजोर और अच्छे छात्रों को भी एक साथ ही पढ़ाया जाता है। अधिगम को और महत्वपूर्ण करने के लिए उसे समझाने का प्रयास किया जाता है, ना कि वर्गीकरण का प्रयास किया जाता है। तीसरा कहता है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो बहुपरिप्रेक्ष करने में सशक्त हो। बिल्कुल, संवाद को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो हमारा पहला और तीसरा सही हुआ अभी तक में। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। कहता कक्षा में विविधता की उपेक्षा करना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि जो बालक को आते हैं वो विभिन्न परिवेश से आते हैं, तो फिर उनकी विविधता को आप उपेक्षा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो पहला और तीसरा हो जाएगा। आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिकूल परिस्थितियों। क्वेश्चन है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। यानी कि जो बच्चे प्रतिकूल परिस्थिति में अपना जीवन जी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या वंचित वर्ग के बच्चे हैं जिसे विशेष कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें निम्न में से कौन सी पद्धति अनुकूल नहीं होगी उनके लिए। पहला है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उन्हें शिक्षण में सहायता उपलब्ध करना, ये भी सही हो। कहता है नहीं, हमें देखना है कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना, ये भी सही होगा। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकता और उनके सम्मुख चुनौतियों का को समझना, ये भी सही होगा। अधिगमकर्ता को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, ये गलत होगा। कि अगर कोई कमजोर बच्चा है तो शिक्षक का ये दायित्व नहीं है, वंचित बच्चा है, कि उनको कह दे कि तू बाहर पढ़ के आना।
ट्यूशन पढ़ के आना, या वो अपने कक्षा के दायित्व से मुक्ति पाले, तो ये नहीं होता। वंचित वर्गों के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चौथा गलत होगा और ऊपर सारे सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेग की अवस्था में डैश संबंध है। क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था में क्या संबंध है। यह क्वेश्चन है कि बच्चों के जो शारीरिक स्वास्थ्य है, बच्चों के हेल्थनेस और उसके जो इमोशन की अवस्था है, दोनों में क्या संबंध है। कहता है का आपसी कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत है। शारीरिक स्वास्थ्य से संवेग का संबंध है। की भूमिका नगण्य है, भूमिका नगण्य है। ये भी गलत है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही है। शारीरिक स्वास्थ्य और बच्चों के इमोशन, संवेगिक अवस्था के बीच जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, एक महत्वपूर्ण रिलेशन होता है, एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। इसीलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना के बजाय डैश वातावरण होना चाहिए। यानी कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए किस तरह का वातावरण होना चाहिए। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए मतलब कि डैश वातावरण, ये कैसा वातावरण होना चाहिए, तो ये सहयोगिक वातावरण होना चाहिए। और डैश वातावरण प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के रूप में ये सहयोगी हो और प्रतिस्पर्धात्मक हो, कि हम एक दूसरे के सहयोग भी करें और प्रतिस्पर्धा हो। जब दो के बीच कंपटीशन होता है तो उन बच्चों में ज्यादा डेवलपमेंट होता है, तो इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। यानी क्वेश्चन है कि कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों को अधिक मोटिवेट करती है। कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों को अधिक मोटिवेट करती है। वे कार्य देना जो सरल हो, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, पार उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी को कोई नई कौशल सीख रहे हो, सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। तीसरा होगा पार उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थियों, पार उपलब्ध कराना मतलब होता है किसी काम के प्रति उसे मोटिवेशन देना, उसे उसे जो है बहादुरी देना, उसे पीठ को थपथपाना जब कोई विद्यार्थी नई चीज सीख रहा हो। इससे विद्यार्थी में क्या होता है कि मोटिवेशनल चीजें उत्पन्न होती है और विद्यार्थी उनके प्रति जागरूक हो जाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, देखिएगा। कहता है कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। कहते हैं बच्चे अपने आसपास के विविध घटनाओं के बारे में सक्रिय पूर्वक सोचते हैं और छानबीन की लालसा होती है, बिल्कुल सही है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, ये भी सही होगा। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये भी सही है। बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की भूमिका उन्हें जानकारी, बिल्कुल गलत है। बच्चे जो है प्रत्येक की अवधारणा एक स्टेज के बाद स्वयं जानने लगते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है स्वयं नहीं जान सकते, इसीलिए जो है ये आंसर डी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अधिगम एक, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ में भी ऐसे सवालों को हम लोग बनाते हैं और इस सवाल में कुछ नहीं होता है। कहता है कि अधिगम एक जटिल अवधारणा है, बिल्कुल जटिल अवधारणा है, और डैश प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है।
अधिगम मतलब होता है लर्निंग। अगर आप सीखना चाहते हो, सीखना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है। और सीखने के लिए हमें सक्रिय रहना पड़ता है, हमें एक्टिव रहना पड़ता है, तभी किसी भी चीज को हम सीख पाते हैं। जब तक हम एक्टिव नहीं रहेंगे, सक्रिय नहीं रहेंगे, तो फिर चीजों को हम सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता की डैश होना चाहिए। समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए या टालना चाहिए। ये तो इजी सवाल है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषिक विविधता को समझना चाहिए। पहला ही आंसर होगा। तभी तो उस पृष्ठभूमि वाले बालक को, जब आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चीजों को समझते हैं, तभी तो आप बालक को, उस पृष्ठभूमि से आने वाले बालक को हर पहलुओं का आप ज्ञान करा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल को कक्षा में बना, जब आप पढ़ जाएंगे तो समझ के बनाइएगा, तो सवाल टफ नहीं होते हैं। हर सवाल जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल होते हैं, तो उन सवालों को समझना बहुत जरूरी होता है। नाइन्थ सवाल है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। किस तरह की कक्षा में सवाल है कि अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार जो है उसे परिवर्तित करती है, किस कक्षा में? तो आंसर हो जाएगा अध्यापक केंद्रित तो होगा नहीं, प्रगतिशील कक्षा हो जाएगा। जो प्रगतिशील कक्षा होता है ना, यानी कि जो अच्छी कक्षाएं होती है, जो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा को ही प्रगतिशील कक्षा भी कहा जाता है। तो ऐसी कक्षाओं में आप देखेंगे कि जो शिक्षक होते हैं वो विद्यार्थी केंद्रित होते हैं और विद्यार्थी के अंडरस्टैंडिंग के अनुरूप ही पढ़ाने के तरीका को भी अपनाते हैं। तो इसलिए जो है आंसर हमारा डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना। क्वेश्चन कहता है आखिर बच्चे विद्यालय में असफल क्यों हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? बच्चों का विद्यालय में असफल होना किस बात को डिनोट करता है? किस बात को डिनोट करता है? कहता है कि साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी की कमियां हैं। आनुवांशिकता से कोई संबंध नहीं है। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने में सामर्थ्य नहीं है। ये भी नहीं होगा। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता, ऐसा भी कुछ नहीं है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में सामर्थ्य नहीं है। सबसे नजदीक का आंसर डी होगा। अगर बच्चे असफल हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो इसके लिए जिम्मेदार है वह स्कूल है, वो क्लास है, वो शिक्षक है, ना कि उनके जेनेटिक है, ना कि उनका पारिवारिक परिवेश है, ना कि उनकी माता पिता की भूमिका है। पहला जो जिम्मेदार होता है, जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, वही वहां का जिम्मेदारी, उन्हीं का जिम्मेदार होना तय होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? जब बच्चों को आप समूह में पढ़ाते हैं और एक दूसरे का आप मदद करते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? ऑप्शन है, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, गलत।
बच्चों में प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में रुकावट पैदा करती है, बिल्कुल गलत। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, ये सही हो सकता है। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न नहीं। जब एक दूसरे कथा समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों में स्वयं चिंतन के जो है प्रक्रिया पर तो आक्षेप कर सकते हैं, पर उनमें क्या होता है कि एक कॉग्निटिव थ्योरी का डेवलपमेंट होता है, उसमें संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास होता है, जिससे कि बच्चे आगे चल के और भी वो डेवलप करते हैं। तो इनको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कहता है बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय बच्चों के सोशलिज्म में समाजीकरण में विद्यालय किस प्रकार की भूमिका निभाता है? तो सेकेंडरी भूमिका निभाता है। प्राइमरी भूमिका बच्चों के घर का वातावरण निभाता है। प्राइमरी अगर घर का वातावरण होता है तो प्राइमरी। और कहता है बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय जो है सेकेंडरी भूमिका निभाता है, याद रखना। विद्यालय जो है बच्चों के विकास में, समाजीकरण में, बच्चों को सोशल बनाने में विद्यालय एक सेकेंडरी भूमिका निभाता है, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस चिंतक ने, किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया है कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो बड़ों की अपेक्षा अलग होता है। बहुत इजी सवाल है। ये है जीन पियाजे। तीसरा ही आंसर, क्योंकि बच्चों के विकास को पियाजे ने 4 स्टेज में बांटा था, 4th कैटेगरी में बांटा था। साथ ही इन्होंने कहा था कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वह वयस्कों की अपेक्षा उसके चिंतन की जो प्रक्रियाएं होती है वो अलग होती है। 4 स्टेज हमने पियाजे का बताया था, जहां से हर साल सवाल पूछे जाते हैं, तो उन सवालों को भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। कहता है कि विकास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि डेवलपमेंट के विषय में कौन सा कथन सही है? यानी कि जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके विषय में क्या सही है? विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की आवश्यकताओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटना, नहीं, गलत, पूर्व निश्चित नहीं होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, गलत, बहुदेशीय प्रक्रिया है, एक दिशीय नहीं है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, बिल्कुल सही है। संसार में सभी बच्चे का विकास एक ही क्रम में होता है, गलत है, भिन्न भिन्न क्रम में होता है। आंसर इसका बहुत इजी सवाल था, सी होगा कि विकास में कौन सा कथन सही है। तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, कल्चरल विविधताएं होती है, और बच्चे जो है उन्हीं कल्चरल विविधताओं के अनुरूप जो है अलग अलग काम करते हैं। तो इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन है? यानी कि मध्य बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था के बीच की अवस्था को मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। कहते हैं इसके प्रमाण क्या है? तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, बिल्कुल आंसर जो होगा डी होगा। अब ऊपर वाला क्यों नहीं होगा? मध्य बाल्यावस्था, कहता है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेज विकास, नहीं। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, ये भी नहीं। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये भी नहीं। जो आंसर होगा वह डी होगा, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो इनको ध्यान में रखिएगा। आज हम 15 क्वेश्चन तक ही लेंगे क्योंकि आगे भी क्लास है। तो सबसे बड़ा सवाल है, अगर आप 10 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेंगे विदाउट रटे, मैं यहाँ रटने की बात नहीं करता हूँ, अगर आप रटने के प्रयास करोगे तो आप भूल जाओगे। इन्हें समझने,
ऐसा क्यों हुआ, खास करके सीडीपी का क्वेश्चन हो या एसएसटी के सवाल हो, सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होते हैं, तो उनको समझने का प्रयास कीजिए। तो फिर हम कल मिलेंगे, तो और भी जो है चीजों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।